नमस्ते सभी को। ये भी आज का विषय है मैरिज लाइफ को लेकर। ठीक है, क्योंकि ये देने का उद्देश्य ये है क्योंकि हम लोगों के पास अभी जो अधिकतर जो केसेस आते हैं वो ये मैरिज लाइफ को डिस्प्यूट्स को लेकर के हैं, मतलब मैरिज लाइफ इशू को लेकर के हैं। चाहे वो लव मैरिज के तौर पर हो, चाहे अरेंज मैरिज के तौर पर हो, या बस ये दो मैटर ही अधिकतर आते हैं। लेकिन ये परसेंटेज में ज़्यादा जो है वो है कि जो न्यूली मैरिड है। ठीक है, ये मामला भी है। और दूसरा है कि शादी के 50वें साल चल रहा हो, शादी के 30वें 20वें साल चल रहा हो, लड़का बच्चा उन लोगों के 30 32 35 साल के हो चुके हैं, बेटी विवाह हो चुकी है, उसके बाद भी यहाँ पे गड़बड़ी पैदा हो जा रहा है। वो ये और एक ख़तरनाक वाला मामला आता है हम लोगों के पास। ठीक है ना, अपने घर के संबंधों के साथ इन लोगों का रिश्ता बन जाता है, किसी के बीवी के पत्नी के बीवी के बहन के साथ मतलब सालियों के साथ संबंध बन जाता है। ठीक है, और वहाँ पे बहुत तरह का कंडीशन बनता है कि मतलब प्रैक्टिकल में बनता है कि मान के चले साली उसका नौकरी करती है, वहाँ से पैसा मिलता है उसको, और उसके जीजा जी कुछ काम करते थे जो काम धाम पहले नहीं चल रहा था, अब वो एक मुद्दा बन गया है। ठीक है, कि जीजा जी साली को पसंद करने के लिए, तो इस तरीके से और साली ने अपना वो नैतिक कर्तव्य भूल चुका है। ठीक है, जीजा ने भी अपना नैतिक कर्तव्य भूल चुका है, और जिसके कारण से एक एक का घर बिगड़ने वाला हालत बन चुका है। और इसमें से सिर्फ घर भी बिगड़ा तो बिगड़ा, पूरे लड़का बच्चा लेकर के बिगड़ जाता है। ठीक है ना, कई केसेस आते हैं ऐसे। अब वहाँ पे बेटे अगर 35 साल के हो चुके हैं, 48 साल के हो चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर उस तरह के हालात बने तो वहाँ पे जवाब क्या रहेगा, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो ये इस तरीके से एक केस का मॉडल हुआ। और दूसरा है कि कि जो प्यार मोहब्बत वाला जो बातचीत है कि अभी एक को कुछ दिन बाद और एक को कुछ दिन बाद और एक के साथ, तो ये माजरा फिर हो जाता है गड़बड़ी। ठीक है ना, अब इसमें 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 ट्विस्ट ये है कि चलो ठीक है, ये अगर चल भी रहा है तो फिर इसमें दूसरा बात ये आ जाता है कि इसमें फिज़िकल को यहाँ पे ज़्यादा मुद्दा दे देते हैं लोग, फिज़िकल को ज़्यादा मेन फोकस हो जाता है। ठीक है, तो ये ख़तरनाक वाला मामला आ जाता है कि जब आप इसको फाइनल स्टेज में लेके जाना होता है, मतलब शादी के वाला में किसी बंधन में बंधने जाते हैं, तब वहाँ पे ये सारा चीज़ मुद्दा सामने आ जाता है। हाँ, अगर किसी को आपत्ति ना हो तो फिर उसमें से कोई दिक्कत नहीं है, और जब आपत्ति है तो जब वो हो जाता है, जब बातों का बतंगर बन जाता है, तब वहाँ पे माजरा कुछ अलग बनता है। और अगर मंजूरी के मुताबिक सब कुछ जानने के बाद भी सब कुछ स्वीकार हो जाता है, तो वहाँ पे शादी हो भी जाता है, और होने के बाद तकरीबन 1 डेढ़ साल के बाद 2 साल के बाद बस वही जो रवैया पहले से चल रहा होता है फिर यहाँ पे आकर के वही रवैया चालू हो जाता है। सिर्फ यहाँ पे रूप क्या बदल गया, यहाँ पे शादी वाला सिस्टम चालू हो गया। मीन्स अब गृहस्थ ज़िंदगी में बंध चुके हैं। पहले गृहस्थ ज़िंदगी में बंधा नहीं था, लेकिन एक प्रोसेस चल रहा था गृहस्थ ज़िंदगी में बंधने के लिए, और उस प्रोसेस में सारा वो वारदात हो चुका था जो एक गृहस्थ ज़िंदगी में होता है। ठीक है, अब वही चीज़ गृहस्थ ज़िंदगी के बाद भी आने के बाद भी फिर से जाकर के वो रिपीट हो जाता है किसी औरों के साथ। ठीक है, इस तरीके से केसेस बहुत आते हैं। तो इसमें मेन मुद्दा क्या है, जो कुंडली में योग हुआ होता है उसी के मुताबिक पर्सन का बायोलॉजिकल चेंजेस होता है। मैं पहले कई ऑडियो में ये दे चुका हूँ, बता चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि जो प्लानिटरी ऊर्जा होता है वो ग्रेविटी के नीचे आता है, और लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। सिंपल सा बात है। और लिविंग थिंग जो भी हो उसके ऊपर आएगा, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके ऊपर से रिफ्लेक्शन होगा। तो बस इस तरीके से ये एक ही गेम है। तो वो तो एक्सरे रिपोर्ट, MRI, ब्लड टेस्ट, CT स्कैन, वो तो मैं बोलता ही हूँ हर वक्त। तो बस उसी में जो है योग बना हुआ होता है पर्सन के उस पर्सन के अंदर में भी उस तरीके से उसका दिमाग परफॉर्म कर रहा होता है, जिसके कारण से उसको एक्टिविटी करने के लिए वो दिमाग ही उसको मजबूर कर देता है। ठीक है, कुछ कोई भी हो, अच्छा बुरा जो भी हो। तो अभी यहाँ पे कुछ शौक है, कुछ ट्रेंड है। तो एक तो होता है कि जो चीज़ है मुकद्दर के देन से जो मिला हुआ है, उसका जो
कैरेक्टर जो ढांचा हो, उसका मोल्ड जो जिस दिन उसके माँ ने जन्म दिया तो उसको तो लेके पैदा हो गया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अब इसमें ट्विस्ट कौन सा खेल जाता है, ट्रेंड मीन्स अभी के मुताबिक परिस्थिति परिकाल क्या चीज़ को डिमांड कर रहा है, बस उस कोई जब उसके मुताबिक उस जगह में आ जाता है तो वो अपना गेम खेल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को चीखने चिल्लाने की आदत है या फिर चीज़ों को मतलब मुफ्फट होकर के बोलने की आदत है, और अगर उस पर्सन को ऐसे जगह में रख दिया जाए जहाँ का माहौल ही उस तरीके से, जहाँ का एटमॉस्फेयर वो डिमांड कर रहा है कि बोलना पड़ेगा, अब उसके लिए वो एनर्जी जो बाय डिफ़ॉल्ट उसके लिए बना हुआ था बॉडी में, वो एनर्जी उस जगह में बखूबी यूटिलाइज होगा, क्योंकि वो ज़रूरी है उस जगह के लिए, वो एनर्जी वहाँ के लिए ज़रूरी है। ठीक है ना, मतलब एक पावर सोर्स का हिसाब है कि कहाँ कितना पावर चाहिए, कहाँ का क्या यूटिलाइज होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल कहीं से अगर पानी ले रहे हैं, अगर हम कम वोल्टेज का, अगर कम वाट का अगर हम मोटर लगाएंगे तो वहाँ के लिए वो बेस्ट है, और अगर वहाँ पानी कम है और हम ज़्यादा पावरफुल मोटर लगा देंगे तो वहाँ सारा पानी वहाँ पर वो मतलब खाली कर देगा, कहीं और लेकर नष्ट कर देगा। तो बात वहाँ पे वही है कि ऊर्जा कहाँ जाकर डिस्ट्रॉय होना है, कहाँ जाकर एनर्जी वेस्टेज होना है, वो देखना होता है कि कहाँ किसका ज़रूरी है, कौन सा ऊर्जा कहाँ पे जाकर के यूटिलाइज होगा। तो बात यहाँ पे यही है। अब जब वो बॉडी में वो सारा कुछ स्वभावकृत उसके मुताबिक गठन किया गया था, ऊर्जा के जरिए मतलब कुंडली के योग के मुताबिक, मतलब उसके अंदर में इस तरीके से एटीट्यूड है, उस तरीके से कैरेक्टर है उसके अंदर में। ठीक है ना, एटीट्यूड शब्द नहीं है, एटीट्यूड तो अलग चीज़ हो गया, मतलब उसके अंदर में इस तरीके उसके स्वभाव चाल चलन इस तरीके से है, और अगर उसके मुताबिक जनरेशन आ गया, उसके मुताबिक उस जगह का माहौल बन गया, तो वो उस जगह में सरप्लस लेगा, वो मतलब वो एनर्जी अभी वहाँ पे गेम खेलेगा, मतलब वो उसके लिए परिपक्व स्थान मिल चुका है। तो ये बात है, ख़राब और अच्छा दोनों के मुताबिक मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ख़राब वाला होगा तो ख़राब के जगह पे ख़राब वाले ट्रेंड के मुताबिक वहाँ पे बोलेगा, अच्छा वाला होगा तो अच्छे जगह के मुताबिक, अच्छे जनरेशन के मुताबिक, अच्छी जगह में जाकर के वो अच्छे के मुताबिक बोलेगा। बस मतलब बोलना मतलब अपना बॉडी अपना एक्टिविटी उस तरीके से परफॉर्म करेगा, बस इतना सा बात है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को सबको पता है कि मैरिज लाइफ का वाला सिचुएशन अभी किस तरीके से है। अधिकतर शिक्षित घरों में तो डिवोर्स वाला शब्द चल ही रहा है, मतलब ये फास्ट फूड जैसा हो गया। ठीक है, और दूसरा बात है कि जो ग्रह योगी के मुताबिक एक है कि दिमाग का उत्पटांग सोच, ठीक है, जो पहले से ही उसके घर में चल रहा था, और वो घर में चलना मीन्स एक फैमिली मेम्बर के दायरे में वो रह रहा था, वहाँ तक ही बर्दाश्त था। जब अब वो कहीं स्थान परिवर्तन हो चुका है, मतलब किसी घर जा चुके हैं, चाहे लड़की की मैंने बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे वो उसके लिए गड़बड़ी होगा, क्योंकि वो अगर उसके विपरीत कैरेक्टर के हो गए, वहाँ के एटमॉस्फेयर विपरीत कैरेक्टर के हो गए, तो वहाँ के लिए वो मानने लायक नहीं होगा। सेम लड़के की तरफ से भी वही हालात है। अब लड़की के परिवार अगर उसके ऑपोजिट है, लड़की वहाँ गई और लड़का का कैरेक्टर अगर उसके ऑपोजिट रहा, तो उस लड़की को वो वाला चीज़ टैकल करने वाला सिचुएशन नहीं बनता है। ठीक है, ये सारा माहौल जो है पहले कम हुआ करते थे, क्योंकि उन लोगों के पास इनडायरेक्टली वो जो सारे जो रेमेडीज़ होते थे, जो एस्ट्रोलॉजर बोलते थे, तो वहाँ पे वो रिवाज बन के जैसा रिवाज का तरह ही निभा कर वो रेमेडी ही कंप्लीट हो जाता था, जिसके कारण से पहले इस सारा चीज़ का मतलब होता था परसेंटेज के मुताबिक बहुत कम। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया, हम लोग अधिक शिक्षित हो जाने के कारण चीज़ों के रूप को पहचान नहीं पाए, उसको हम लोग इग्नोर करने चालू कर दिए। ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मैं एग्ज़ाम्पल इस तरीके से दूँ, मान के चलो किसी का सर्दी खांसी हो गया, तो सबको सर्दी खांसी के लिए कुछ दवाइयों का मॉलिक्यूलों का नाम याद है। ठीक है ना, जैसे लेवोसिट्रिजिन कॉमन हो गया एलर्जेटिक फॉर्मेशन के लिए, या फिर मोंटिलुकास्ट एक उसके मुताबिक एक मॉलिक्यूल हो चुका है। ठीक है ना, दूसरा जो भी कफ सिरप वगैरह है वो सब, लेकिन वो एक क्या है, उसका एक विदेशी चाल चलन है। भले वैसे मॉडर्न मेडिसिन है, तो मॉडर्न मेडिसिन होना मतलब क्या है, एक विदेशी चाल चलन है, उसमें एक स्टैंडर्डिटी लेवल है। अब वही जगह में हम अगर एंशियंट मुताबिक जाएं, हम अगर उसी आयुर्वेद के चक्कर आकर के, आयुर्वेद को फॉलो करके, आयुर्वेद के चक्कर में पढ़ करके हम अगर कुछ वनस्पति जो हम लोग पहले खाते थे, रस को निकाल करके पीते थे,
तो वो उससे भी वो बीमारी ठीक हो जाता था, जो सर्दी खांसी वाला हालत था। लेकिन अभी मॉडर्न होने के कारण क्या क्या उसमें उसको लेना, उसको कंज्यूम करना, वो चीज़ों को अटपटा लगता है। ठीक है, तो जिसके कारण से वो चीज़ हम लोग पीछे छोड़ दिए और कौन सा चीज़ ज़्यादा अडोप्ट करने लग गए हैं, जो मॉडर्निटी में है, जिसमें जिसकी रंगत में, जिसकी रूप में चकाचौंध है। ठीक है, हम दोनों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसमें भी इम्पोर्टेंस है, इसमें भी, किंतु हमें देखना होगा कि कौन कितना हद तक। आप वो एलोपैथिक वाला लिबोसिट्रिजिन जो मैंने बात की है, उसको आप रेगुलर कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें एक बैकफायर करेगा। मोंटेलिकोस्ट आप रेगुलर कंज्यूम नहीं कर सकते विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के। लेकिन जो हमारा दिनचर्या था, जो इस तरीके से मतलब वेदर चेंजिंग का माहौल हमारे बॉडी में नहीं पड़ने के लिए, जो हम लोगों के लिए एक रास्ता तय किया गया था कि ये वनस्पति का, ये प्लांट का, रूट का, पत्ते का, स्टेम का रस निकाल करके पियो, या तो उसको इस तरीके से यूज़ करो, तो चीज़ों का जब वेदर चेंज होगा, जिसमें एटमॉस्फेयर आपके एटमॉस्फेयर बॉडी के एटमॉस्फेयर का मैच नहीं होगा, तब आपको कोई हैम्पर नहीं होगा भी तो वो बहुत जल्दी ट्रिकल हो जाएगा, बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो वो सारा ख़त्म होने के कारण हम लोगों का ये जो रेमेडी था, ये रेमेडी हम लोगों से छूट गया, जिसके कारण से अभी पहले की तुलना में ज़्यादा उस बॉडी को हैम्पर होना पड़ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जो अभी हम लोग रेमेडी बोलते हैं, वो सारा चीज़ पहले के ज़माने में एक रिचुअल्स हुआ करता था। पहले के ज़माने में वो एक टेक्निक फॉर्मेशन हुआ करता था, चीज़ों को किसी भी एक बॉडी बिल्डअप को सेट करने के लिए, मतलब बॉडी बिल्डिंग को एक सेट करने के लिए लाइफस्टाइल को जीने के तौर तरीके बदला जाता था, बाउंड्रीज दिए जाते थे, कुछ एक्टिविटी उस तरीके से किया जाता था जिसमें से ये जो प्लानिटरी ऊर्जा है इसका फिल्ट्रेशन होता रहता था। ठीक है ना, तो वहाँ के अब जब मॉडर्न थोड़ा आ गया, अब जब यहाँ पे परिवेश चेंज हो चुका है, तो वहाँ पे ये सारा कुछ हट चुका है, जिसके कारण से ये अभी ये जो खराबी वाला माहौल है ये ज़्यादा पैदा हो जा रहा है। ठीक है ना, अभी इसका मैं जिंदा उदाहरण क्या दे दूँ, जैसे कि पहले के ज़माने में आप फीमेल को शादी करने के बाद देखते थे, नाक को बीच में से छेद दिया जाता था। ठीक है ना, मतलब दोनों नाक के बीच में से, एकदम सेंटर से, दो साइड से नहीं, लेफ्ट राइट साइड से नहीं, बीच में से, तो वहाँ से छेद कर दिया था और अंदर एक सोने का रिंग लगा जाता था, या जो मतलब वो रिंग किस तरीके से होता है, नीचे लटकने वाला नहीं होता, वो अंदर ही हुआ रहता था। ठीक है ना, एक रॉड जैसा था और अंदर ही वहाँ पे बंद करते थे, अंदर ही रह जाता था वो। कभी कभार किसी को नीचे से, मतलब नाक को फोकस करने के बाद ही वो दिखता था कि अंदर में एक रिंग है बोल करके, तो वो शो नहीं होता था बाहर से। तो क्या हो गया, वो जो किया गया रिचुअल्स है वो रेमेडी है। ठीक है ना, वो कस्टम था उस दिन के मुताबिक, जो उस समय के उस लड़कियों में होने वाले जो प्लानट का जो खराबी का ऊर्जा है, दिमाग को जो अशांत बैठा कर रखता था, उसको वो कंट्रोल कर देता था। अब वही चीज़ यहाँ पे हम लोग अभी के डेट में वो रेमेडी हम लोगों को प्रिस्क्रिप्शन में लिख देना होता है कि ये करना ही होगा अगर बचना है तो सिचुएशन क्या कहाँ परिवर्तन ले लिया, जो चीज़ हम लोग करते आ रहे थे उसको छोड़ दिए और नए कुछ में आ गए, और उसका बैकफायर हमारा स्वभाव जैसे है वैसा तो आएगा ही, क्योंकि हमारा बॉडी जो है, दिमाग जो है, जिस चीज़ को ऑब्जर्व किया हुआ होता है उसके मुताबिक हम लोगों को बायोलॉजिकली वो एक्टिविटी में करवाता रहता है, और हम लोग उसी के मुताबिक हम एक्टिविटी कर देते हैं, रोल प्ले कर देते हैं। तो बस उसको कंट्रोल करने के लायक कुछ है नहीं, और जो पहले था उसको हम लोग छोड़ दिए हाथ। तो ये है यहाँ पे गड़बड़ी। ठीक है, तो आप सबको पता है, तो ये वाला माजरा अभी ज़्यादा गड़बड़ी हो रहा है। तो यहाँ पे हमने कुंडली के कुछ योग हमने रखे हैं सामने, तो सब कुछ तो यहाँ पे बोलना संभव नहीं है, क्योंकि एक मैच्योर लेवल का बातचीत एक ओपन सोर्स के थ्रू बोलना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उसका एक जो रुतबा है वो ख़त्म हो जाता है, उसका एक गुण जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि पीएचडी लेवल का बात वो पीएचडी लेवल के स्टूडेंट के साथ ही हो सकता है, अलग से लेवल में तो नहीं हो सकता ना। तो ये एक सेवा है, मीन्स यूट्यूब के थ्रू अगर आपको कुछ मिल रहा मतलब ये एक सेवा है, तो वहाँ पे सेवा तक ही सीमित रहेगा। इसके आगे तो सिखाने वाला बात जो है वो अलग चीज़ है। यहाँ पे ये मतलब इसका मोर बहुत तरह का है, तो जो जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाता है तो उसके लिए वो
सब कुछ ठीक ठाक है, और जो जहाँ एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, दोनों का सोच बाउंस हो रहा है, तो वहाँ पे गड़बड़ है। तो जैसा भी हो, अब यहाँ पे कुंडली में जो योग है वहाँ पे कुछ कुछ योग जो है तो हो, बहुत सारा योग होता है, वो योग का मैं एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं सिर्फ योगों का कुछ विवरण बोल दे रहा हूँ कि इन योगों में क्या क्या घटना घटेगा, वो नहीं बोलूँगा। सिर्फ योग क्या क्या है जहाँ पे शादी के लिए रिस्क पैदा करता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का बुध 7वें घर में है, मंगल अष्टम घर में है, या पहले घर में है, या 7वें घर में है, ये शादी के लिए खराब योग है। किसी का शुक्र राहु का युति, जिस घर में युति होता है उस घर में युति के मुताबिक है, तो ये शादी के मामले में खराब है। सूरज शुक्र राहु मिलकर के कहीं युति बन गया, जिस घर में युति लायक है, तो कंजंक्शन बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर शादी के मामले में खराब ही हो गया, ठीक है। बुध 7वें घर में है, केतु अष्टम घर में है, ये भी खराब योग है। शुक्र बुध खाना नंबर 3 में है, चंद्रमा खाना नंबर 9वें घर में है, उस हालात में मंगल खराब हो जाए, 4 में हो जाए, 8 में हो जाए, तो भी ये खराब वाला हालात है। शुक्र 5वें घर में हो जाए और योग भी खराब बन जाए, तो भी ये शादी के लिए मामला खराब है। और भी कुछ योग है जिसमें कि हालात क्या होता है, उसमें ऐसा भी हालात बन जाता है कि वो अपना फिजिकल नीड्स पूरा करने के लिए अपने बड़े बुजुर्गों को भी नहीं देखता है, ठीक है। कुछ योग में ऐसा हो जाता है जिसमें मतलब प्रैक्टिकल में फलादेश यही निकलता है कि बेटा भी बाप को बाप ना कहे। जो हमने केस बोला था, जो अपने साली के साथ संबंध बना दिया, का हालात जो पैदा कर दिया, तो उसका बेटा उस बाप को बाप नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो वो खुद ही अपने मुंह से अपने बाप का नुमाइशी गा रहा है, अपना उसका जो बाप का करतूत वो बता रहा है, तो क्यों वो बाप कहने लायक नहीं रहा। तो इस तरीके से योग है और उस तरीके से ये एक्टिविटी होगा, क्योंकि उसका दिमाग उस तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। चाहे आप कितने शिक्षित हो जाए, जो कुंडली में योग है उस तरीके से वो परफॉर्म करेगा। चाहे कितने ओहदे पे चले जाए आप, जो खराबी वाला बात है उस तरीके से वो परफॉर्म करेगा ही करेगा। ऐसे वक्त में ना उसको ज्ञान काम आता है, ना उसका कोई इन्फ्लुएंसर उसको काम कर पाता है, ना कोई प्रवचन को काम कर पाता है, ना कोई भक्ति संगत बात उसको काम कर पाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ उसके लिए पल्ले नहीं पड़ता। सीधे सीधे उस कुंडली के मुताबिक जो ग्रह योग है उसका लिए सटीक तरीके से उसका ट्रीटमेंट अगर ना हुआ होगा तो वो गड़बड़ी पे गड़बड़ी करता जाएगा। क्यों? उसके बॉडी में जो ऊर्जा छुपा हुआ होता है उस ऊर्जा को ड्रेन करना ही मेन खेल है, और उसके मुताबिक क्या उसमें इंस्टॉल किया जाए जो उस चीज़ को बाधक के तौर पर बना के रखे। तो ये यहाँ पे मेन गेम है, दिमाग की सोच को परिवर्तन करना। इसमें कुछ योग ऐसे भी होते हैं, जैसे अगर शनि खाना नंबर 11वें घर में हो जाए और वो जाति स्वभाव में ख़राब हो जाए, तो इसमें अलग मामला पैदा हो जाता है, ठीक है ना। वो बीच रास्ते में सब कुछ हो कर के भी सब कुछ छोड़ के देने वाला जैसे सिचुएशन बना देता है, ठीक है। तो ये एक अलग तरह से कांड है। अब बुध खाना नंबर 9वें घर में हो जाए, बुध खाना नंबर 10वें घर में हो जाए, बुध खाना नंबर अष्टम घर में हो जाए, बुध खाना नंबर 11वें घर में हो जाए, बुध 3 में हो जाए, बुध 12वें घर में हो जाए। अब इसमें लॉ जोड़ना होता है, ठीक है ना। ये तो हमने सिंगल स्टेटमेंट दे दिए, इसमें लॉ जोड़ना होगा। जैसे कि बुध अगर अष्टम में हो जाए, मंगल वहाँ पर अष्टम में ना हो, मंगल 12वें घर में ना हो, खाना नंबर 4 खराब हो, 4 अगर अच्छा ना हो, ठीक है, तो उस मामले में ये खराबी फैल जाएगा। बुध 9वें घर में होते वक्त उस हालात में 11वां घर खाली हो जाए, ठीक है, और चंद्र केतु बृहस्पति का मदद खाना नंबर 3 से 11वें से ना हो। और भी है, हम कुछ को सब कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। 10वें घर के मुताबिक बुध हो जाए, वहाँ पे किसी भी रूप से योग के मुताबिक खराब हो जाए, खाना नंबर 2 3 खराब हो जाए, तो यहाँ पे 10वें घर के मुताबिक खराब हो जाए। मंगल का युति बन जाएगा खाना नंबर 10वें घर में, तो भी खराबी। बुध खाना नंबर 11वें घर में हो जाए, उस हालात में मंगल का कहीं से युति बन जाए खाना नंबर 11वें घर में, ठीक है, या 11वें घर के साथ युति बन जाए,
बुध 12वें घर में चला जाए उस वक्त, और उस हालात में आपका शनि या बृहस्पति खाना नंबर 2 या 3 में से ना लीड कर रहा हो, ठीक है, तो ये हम जो योग ना होने के बाद किस तरीके से वारदात पैदा होता है वो इन योगों पे लीड करता है, ठीक है ना। और भी योग है, ये सिर्फ हम ऊपरी तौर पर कुछ हम बोल दिए हैं ऐसे हिंट, ठीक है ना। और इसमें शुक्र के योग है, इसमें मंगल के योग है, ठीक है। उसके बाद कुंडली में मौजूद वंशानुगत ऋण है, जो उस वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, उस ऋण का पनिशमेंट है, ठीक है। ऋण का पनिशमेंट कैसा कि उसके पूर्वज और उसके आगे आने वाले जनरेशन ने उस तरीके से एक्टिविटी किए हैं जिसके फलस्वरूप उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग हिस्सों में ये वाला मामला, मैरिज लाइफ वाला मामला डैमेज हो रहा है, ठीक है ना। मैरिज लाइफ का मामला डैमेज में यहाँ पे ये भी नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन इशू कम था बोल करके मैरिज डैमेज हो गया, ऐसा नहीं। कई घर ऐसे हैं जहाँ अथाह संपत्ति है, उसकी वजह और कुछ है, और डैमेज होने की वजह और कुछ है। कैसे? उसमें फिजिकल नीड्स वाला, किसी और के साथ वो लड़की किसी और के साथ संबंध बना चुकी है, उस लड़के का मान के चलिए ऐसे डिमांड हो, वो एक तरह का एक शौक पाल लिया हो किसी के साथ संबंध बनाने के लिए, है बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट, रईस मान के चलिए, अब शब्द वही यूज़ कीजिए रईस, फिर भी वो स्वभाव के कारण वहाँ पे डैमेज हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे हालात हैं जो ये मैरिज लाइफ को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे उपाय में, एक जनरल तौर पर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुंडली में जो स्पेसिफिक हमने योग बोले उस योग के मुताबिक पर्टिकुलर उपाय होना ज़रूरी है। अब ये बिना कुंडली देख करके नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ उपाय जो है हम बोल देते जिसमें आपको बहुत हद तक राहत मिल जाएगा। फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको कुंडली सही तरीके से एनालाइज करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर जो फिज़िकल वाला जो शब्द हमने इतना बोल चुके हैं, उसके लिए यहाँ पे जो रेमेडी हम सबसे पहले हम इसमें आप लोगों को देंगे, क्या करना है, आपको एक अनार लेना है, ठीक है। अनार के छिलके उतारना है, उसका 84 टुकड़ा करना है, मतलब 84 पीस करना है छिलके का। अब पूरे अनार का ले सकते हैं या अनार के छिलके का, पूरे अनार का छिलका उतार करके 84 पीस बनाइए, या फिर उस अनार के छिलके का एक कुछ हिस्सा 84 का निकाल लीजिए, फिर और भी बच जाए तो उसको रख लीजिए, क्योंकि ये कंटिन्यू उपाय ये 43 दिन तक करना होगा, कंटिन्यू टू बेसिस पर करना होगा, फिर जाकर के असर आएगा। तो अनार के छिलके का 84 टुकड़े करना है, 84 टुकड़ा करना है। एक स्टील की कटोरी में कच्चा दूध डालना है, उसमें वो 84 टुकड़ा डाल देना है, और जो पर्सन चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके सिरहाने सोते वक्त, रात को सोते वक्त उसके सिरहाने सिर के सामने एक कटोरी रख देना है, और सुबह या तो उस पर्सन से ही करवाइए, सबसे बेहतर होगा। और वो नहीं कर पा रही है, नहीं कर रहा है, कुछ भी वजह बना रहा है, तो उसका हाथ लगवा करके ले जा करके किसी मंदिर के आसपास वाले पीपल के जड़ में रखाइए। अनार का छिलका एक दिन का जो एक अनार लिए हैं उसका 84 पीस लेने के बाद, और अगर बच जाए तो फिर उसका 84 पीस करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे भी करके आपको अनार का 84 पीस निकालना है डेली बेसिस पे, ठीक है। आपका वो जो गाय का कच्चा दूध है उसको भी चाहिए होगा डेली, और यहाँ पे डेली नया स्टील का कटोरी चाहिए होगा, ठीक है। तो इसलिए आप छोटा कटोरी ले लीजिएगा, कम प्राइस का, मतलब इसमें 43 दिन के लिए चाहिए होगा, 43 कटोरी चाहिए होगा, 43 कटोरी चाहिए होगा, ठीक है ना। तो ये शादी से पहले भी कर दीजिए, और शादी के बाद भी अगर हिस्सा इस मामले में बिगड़ रहा है तो आप उसमें भी अप्लाई कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुंडली यहाँ पे ज़रूरी होगा, क्योंकि हम लोग कुछ केसेस में मंदिर कुछ दिनों के लिए जाने के लिए परहेज करते हैं, ठीक है ना। वो कुंडली के मुताबिक परहेज, एक तो है जो पीरियोडिक साइकिल के मुताबिक, वो हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मेल फीमेल दोनों का, कि हम लोग लिख देते स्पेसिफिक कि इतने साल, इस साल में इतने दिन से इतना दिन तक आप कहीं मंदिर में गर्भगृह तक ना जाओ, उसके बाहर तक रहो, वहाँ के मूर्तियों का हाथ मत लगाओ। तो वो स्पेसिफिक कुंडलियों में वार्निंग आता है, सावधानियाँ बैठता है,
तो उस हालात में बिना कुंडली देख करके नहीं हो सकता। तो इसलिए ये उपाय को करते वक्त आपको पीपल का वृक्ष ऐसा चुनना है जो मंदिर के गर्भगृह के सामने ना हो, मंदिर के परिसर में कहीं भी हो जाए, मंदिर के बाहर भी, मंदिर के अंदर भी, मंदिर के आसपास कहीं पर भी होने से हो गया। देख लीजिएगा, वहाँ गंदा जगह नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, मंदिर के गर्भगृह के पास में नहीं होना चाहिए, वहाँ के मूर्ति स्पर्शित वाला पीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुंडली देखना फिर ज़रूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा कुछ रिस्ट्रिक्शन है, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को तोड़ दिया। ये पहला उपाय किया। दूसरा, पर्सन के बॉडी के वेट के बराबर हरा चारा लेकर के 100 गायों को खिला दीजिएगा। मतलब पर्सन का बॉडी वेट करना है, जितना भी आएगा उतने के बराबर का हरा चारा, उससे कम नहीं लेना है, भले बेशक उससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है। 100 गायों में हरा चारा बांट देना है। इसको साल में एक बार करना है। उसके बाद 7 तरह का अनाज। अभी 7 तरह का अनाज में क्या क्या लेंगे, चावल या धान, जौ, उसके बाद मकई, जवार, उसके बाद बाजरा, ठीक है। जवार हर जगह मिलता नहीं है, बाजरा मिल जाता है, देसी काला चना और साबुत हरा मूंग, ठीक है। और बाजरा के बदले आप इसमें गेहूं जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो करीब करीब आपको ये 7 तरह का अनाज इसमें जोड़ना है। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो जो है जौ और हरा मूंग, ये दोनों आइटम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। जौ और हरा मूंग मीन्स बारले और हरा साबुत मूंग, ठीक है। बाकी आप जो अनाज उसमें इंक्लूड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिक्स करके 43 दिन तक, 43 डेज तक घर से बाहर दूर ले जा करके कबूतरों को डालना है, ठीक है। ये सेकंड उपाय किया। ये दोनों उपाय 43 दिन तक करना है। उसके बाद एक कटोरी में पानी लेकर के उसमें फिटकरी डुबाइएगा, तांबे का कटोरी लीजिएगा, उसमें फिटकरी हल्का सा डुबा दीजिए 1-2 बार, और उस फिटकरी में साबुत हरा मूंग डाल दीजिएगा। उसको रात भर रख दीजिए, जहां आप जिस रूम में सोते हैं वहीं पे छोड़ दीजिए। ये फिर इसी मूंग को ले जा कर के कुछ बकरियों में बांट देना है और कुछ पक्षियों में बांट देना है, ठीक है। इसको भी आपको 43 दिन तक करना है कैसे भी करके। अब ऐसे हालातों में कुछ एक्टिविटीज़ घर में नहीं करना होता है, ठीक है ना। कोई जिंदा जीव घर पे ना काटिएगा, ठीक है। साउथ से जुड़ करके कोई मकान पे ना रहिएगा। साउथ या साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ से जुड़कर कुछ भी हो, नॉर्थ वेस्ट हो तो भी नहीं होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब कुंडली के स्पेसिफिक लॉ आ जाते हैं, उस लॉ के मुताबिक यहाँ पे सावधानियाँ और उपाय डेवलप होगा। अब वो बोलना मुश्किल है क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन डिफर हो, ठीक है ना। ये जो हमने बोले ये बहुत सोच विचार करके फिर निकाला गया है, जो आपको कोई जगह से नुकसान ना दे और आपका काम निपट जाए। लेकिन बार बार ये बोलूँगा कि कुंडली जांच करवाना ज़रूरी होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा कुछ निकल के आएगा, ठीक है ना। क्योंकि कुछ योगी के कारण हम लोग ये बोल देते हैं कि अपने पहना हुआ कपड़ा किसी साधु संतों को ना दें, या अपना एक टाइम के लिए, एक वक्त के लिए पहना गया कपड़ा भी किसी को इस तरीके से दान ना कर दे, ठीक है ना। किसी को ये बोला जाएगा कि दिन के वक्त शादी ना करें, किसी को ये बोला जाएगा सूर्य उदय के 2 घंटे से पहले कन्या विदाई ना करें या उस वक्त कन्यादान ना करें। किसी को ये बोला जाएगा कि शुक्रवार का शादी में ना जाए, ठीक है ना। वो कुंडली वेरी करेगा किस कुंडली में क्या योग बना हुआ है, ठीक है ना। कुछ योगों के मुताबिक ये भी यहाँ पे इस कंडीशन को तोड़ने के लिए बहुत कुछ बोला जा सकता है। शादी के जोड़ों को नदी के जल से धो करके रख लिया जाए, या 7 ईंटों को दीवार बना करके उसको तोड़ दिया जाए 43 दिन तक। तो इस तरीके के उपाय डेवलप होंगे जब उसकी कुंडली आएगा, ठीक है ना। और बहुत सारे योग बनते हैं, उस योगों को तोड़ने के लिए फिर उपाय जारी होंगे, ठीक है ना। योग तोड़ना मीन्स उस ऊर्जा को वहाँ से विखंडन करना, उस ऊर्जा को वहाँ से हटाना कैसे भी करके, ठीक है। तो
वो तो कुंडली देखने के बाद डिसाइड होगा। तो हमने यहाँ पे जो 3 आप लोगों को उपाय हमने दिया, तो ये उपाय आप लोगों को शादी से पहले पहले कैसे भी करके निपटा दीजिए, चाहे आप लव मैरिज कर रहे हैं, चाहे आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं। शादी के बाद भी अगर गड़बड़ी पैदा हो रहा है तो भी इन उपायों को कर दीजिए, कैसे भी करके हो। और जो हमने वार्निंग दिया, साउथ से संबंधित घर में नहीं रहना है, और जो जिंदा जीव के बारे में घर पर इस तरीके से नहीं हरकतें नहीं करना है किसी भी रूप से। अब इसमें शादी के वक्त उसी मंडप में जीवन भर के लिए कुछ उपाय हम लोग करवा दिया जाता है हम लोगों के ज़रिए, ताकि उस खराब प्लानेट का बहुत हद तक खराबी निकल जाए। ठीक है, वो शादी के मंडप में होता है जीवन भर में एक बार, तो वो बिना कुंडली के जांचे वगैरह नहीं होगा। और साथ में साथ कुछ ऐसा कर्म ऐसा ना कर दे कि उस कर्म का ही बैकफायर आपको इस तरीके से झेलना पड़े। ठीक है ना, जैसे किसी की कुंडली में कुछ वर्किंग फील्ड ही ऐसा होता है जो वो छोड़ने के कारण उसका जो पैसा वो उनसे इनकम किया हुआ होता है वो भोग ही नहीं भोगने देता घर पे। ठीक है, वो किसी ना किसी तौर पर पनिशमेंट के तौर पर वो निकल जाएगा। तो इन सब चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होगा। तो इन जनरल वे में आप वो कर मैंने इस तरीके से कोई ऐसा वर्किंग फील्ड ना चुने जो किसी और को डैमेज कर दे और उससे का खामियाजा अभिशाप के रूप में आपको झेलना पड़े। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वो कुंडली ओपन होने के बाद सारा कुछ सामने आ जाता है। हम यहाँ पे कुंडली ओपन तो नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे हम एक यूनिवर्सल के तौर पर सबको एक बचने का रास्ता दे रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि हालात बहुत हद तक ख़राब हो चुका है और मेरा एस्ट्रोलॉजर बनने के कारण हम उस नेचर के कायदे कानून को जब जान चुके हैं, तो उस नेचर में रहते वक्त हम भी एक मनुष्य है, आप भी मनुष्य हैं। तो मेरा ये फ़र्ज़ बना कि आप लोगों को मेरी तरफ से कुछ आप लोग को हेल्प मिल जाए। ठीक है, और इसमें और 2-3 उपाय मैं जोड़ देता हूँ। 2 चांदी का चौकोर टुकड़ा बनाइएगा। इसमें एक को घर के दरवाजे से एंटर होते वक्त बायां तरफ, या फिर दरवाजे से निकलते वक्त, घर से निकलते वक्त दायां तरफ, जो भी आप चुने, मतलब साइड एक ही होगा। हमने इसको 2 बार तोड़ के बोल दिया, तो आप सिंपल सा सुनिए। घर से निकलते वक्त दायां तरफ, तो वहाँ सीढ़ी के सामने एकदम से नींव से सटा करके गड्ढा खोद करके उसमें वो थोड़ा सा चावल भर करके उसमें वो चौकोर टुकड़ा मैंने स्क्वायर पीस जो थोड़ा मोटा हो, जिसका चारों कोना शार्प हो और 1 इंच बाई 1 इंच उसका साइज हो। ठीक है, थिकनेस मोटा होना चाहिए। 5 रुपये का सिक्के जैसा मान के चलिए, जो पुराना 5 रुपये का सिक्का मोटा सा होता है उस होना चाहिए। उसको एक वहाँ पे गाड़ दीजिए। ठीक है, गड्ढा बन दीजिए, चावल ऊपर से डाल दीजिए, गड्ढा बढ़ दीजिए। ठीक उसी प्रकार का एक स्क्वायर पीस घर पर रख दीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा सोना, थोड़ा सा चांदी, थोड़ा सा तांबा, ये तीनों को मिक्स करके इसका भी एक स्क्वायर पीस बना लीजिए। जितना आपको पॉकेट अलाउड करे, वेट आपके मुताबिक, साइज आपका जो भी हो, क्योंकि यहाँ पे सोना जो गिर रहा है ये महंगा वस्तु है अभी के डेट में, तो आप उसी के मुताबिक दीजिएगा। तो इसमें साइज का मैटर नहीं है, सिर्फ आपको स्क्वायर, तीनों आइटम मेटल को मिक्स करके आपको स्क्वायर शेप बना करके रख लीजिएगा। ठीक है, ये 2 काम इसमें कर देना ज़रूरी होगा। और घर के चौखट के जो नीचे के जो लंबाई है, उस लंबाई के बराबर मान के चलिए चौखट का लंबाई 4 फुट है, हम एवरेज बता रहे हैं। किसी का लंबाई 5 फुट भी हो सकता है, 6 फुट भी हो सकता है। तो जो लंबाई है उस चौखट के नीचे उसी लंबाई के बराबर का चांदी का तार बना लीजिएगा, उस चौखट के नीचे में वो गाड़ दीजिएगा। और ये जो जब गाड़ेंगे, जो दरवाजे का चौखट के दोनों साइड में से गैप नहीं होना चाहिए, जिसकी तार से रास्ता निकल जाए किनारे से, ऐसा नहीं, मतलब दोनों साइड वो तार का किनारा पार हो जाना चाहिए। फिर उसको अगर घर बन चुका है तो थोड़ा सा कटिंग करके उसमें डाल दीजिए, ऊपर से फिर सीमेंट वगैरह डाल करके उसको ढक दीजिए। ठीक है, बस इतना यहाँ तक बोलना, यहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ है। और आगे जो होगा वो कुंडली की बेस पर हो जाएगा। ये सभी उपाय कुंडली के बेस पर है, लेकिन यहाँ पर सेफ साइड को देख करके हमने ये रिवील किया कि ये उपाय मेरे देख रेख में, मेरे बोले गए आदेश के मुताबिक आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे का जो बातचीत होगा वो
कुंडली देखने के बाद होगा, उसमें डिसाइड होगा कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और कब करेंगे, किस तरीके से करेंगे और क्यों करेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग निपटा दीजिए तो आपको बहुत हद तक रिलीफ मिल जाएगा। या तो वो रिलीफ के साथ साथ कोई बाईपास रास्ता भी निकल जाएगा उसको सॉल्यूशन के लिए, और सरप्लस सॉल्यूशन दिए जाने वाले माहौल पैदा करने के लिए। ठीक है ना। और इसमें कुछ और भी सावधानी क्या है कि पहनाव में, कपड़ों में काले, नीले और हरे रंग का कपड़ा इसमें अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आप YouTube से देख करके, वो राशि देख करके, आपको एक मैनिपुलेशन में डाल करके जो देखते हैं आप लोग न्यूज़ में, YouTube में, कुछ राशि के मुताबिक इस राशि वाला ये कर दीजिए, आज ये कर दीजिए, कल को ये कर दीजिए, वो सब पंगे में मत पड़िएगा, उनमें फंस जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक बोल दिया कि ये कलर के कपड़े आपको नहीं पहनने हैं, एक कलर के स्टोन आपके बॉडी में नहीं होना चाहिए किसी भी रूप से। ठीक है, जेमस्टोन गलत तरीके से बॉडी में नहीं लगाना है, कोई भी पत्थर गलत तरीके से बॉडी में नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ऊर्जा पहले से ही आपके दिमाग से खेल रहा था, और गलत ऊर्जा फिर से आप उस पत्थर को लगा करके बूस्ट करके फिर उससे ज़्यादा बद से बदतर कर डालेंगे अपने माहौल को। ठीक है, क्योंकि इसके तरफ किसी का नज़र नहीं आता है। तो मैंने इस चीज़ को इंडिकेट कर दिया कि आप कहाँ गलत इम्प्लीमेंट करके गलत ऊर्जा को फिर से अपने तरफ से क्रिएट कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, गलत तरीके से जेमस्टोन बॉडी में नहीं आना चाहिए किसी भी रूप से। बस इतना ध्यान रखिए, बाकी आप लोग मेरे को सुन ही रहे हैं। और अगर आप लोगों का कुछ और एडवांस लेवल पे कुछ अगर चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए होता है, उसके लिए आपको अगर मतलब इस YouTube के थ्रू आपको कोई कुछ एडवाइस के तौर पर हो, या उपाय सजेशन के तौर पर हो, या फिर लाइफस्टाइल को चलने के लिए जो कुंडली के मुताबिक, ग्रह ऊर्जा के मुताबिक कुछ अगर इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों का है, जो उस तरीके से आप लोगों का मतलब क्वेश्चंस जो आपको आगे चलने वाली सिचुएशनों में हेल्प करें, तो उस तरीके से क्वेश्चन ला करके आप रख सकते हैं कमेंट के तौर पर, ताकि मैं उससे और आगे चल करके कुछ ऑडियो बना सकूं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो मैं बहुत दिन से सोच रहा था, मैं ये दूंगा नहीं, क्योंकि बात यही है कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले वो खाएगा क्या। ठीक है ना, तो यही चीज़ दिल्ली में 21,000, 51,000, 11,000 में बेचे जा रहे हैं। तो वही चीज़ हमने इन सारे चीज़ों को देख करके, कुंडली के योगों को जांच करके, ये हमने आप लोगों के लिए निर्धारण किया। बाकी बात कुंडली देख करके होगा, उसके आगे नहीं जाया जा सकता। उसके आगे जाएंगे तो वो तो तुक्का हो जाएगा, या तो वो आपको बैकफायर कर सकता है। ठीक है, तो फिर मैं सोचा कि अभी अगर मैं इसको दूंगा तो क्या वजह क्या है। तो वजह वही है क्योंकि आप भी एक ह्यूमन बीइंग हैं, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ। ठीक है ना, तो मेरे को भी कुछ भी साथ में लेके जाना नहीं है इस दुनिया से। तो जितना दिन तक रहना है मुझे यहाँ पे, तो ये जो अगर मेरी तरफ से अगर हेल्प हो जाए सभी का, तो दुआ ऊपर वाला से मिलेगा। ठीक है ना, तो बस इसके चलते मैंने आज इसको रिकॉर्ड कर दिया, और साथ ही साथ आप लोगों को ये दे भी दिया, क्योंकि ये सब चीज़ मैं कुंडली देखने के बाद ही रिवील करता हूँ। ठीक है ना, तो इसमें बहुत सारा बात है जो मैंने बोला नहीं यहाँ पे। तो आप सब सुनते रहिए, देखते रहिए भाभी एस्ट्रो साइंस को।